So I believe this is lecture number 9, yeah? 9 है. हम लोग वाला सम लिख के नहीं किया था मेरे हिसाब से लास्ट में, पर हम उसका ऑल्टरनेटिव वाला भी हम बोला था हम क्लास में करवाएगा और उसका दोनों सोल्यूशन सिखाएगा आप लोग को, ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ था अपना. हम 39 कर लेते हैं. 39 कर लेते हैं. कल जो क्लास किया था, जो लास्ट सम किया था, उसका हम दो सोल्यूशन बताया था, हम दोनों लिखवा देते हैं, कंसेप्ट लिखवा देते हैं. ठीक है, तो उसके पहले 5 मिनट्स कुछ रिवीजन करेंगे क्योंकि आज लास्ट क्लास है चैप्टर का, और कुछ इंस्ट्रक्शंस है मेरे एंड से जो हम क्लास के शुरू में बोल रहे हैं, तो आप सुन लीजिएगा प्लीज. तो आपका जो कॉपीज मेंटेन होगा अकाउंटिंग 1 का, ठीक है, आपका 2 कॉपीज क्लास के लिए मेंटेन हो रहा है, ऐसा मान के चल रहा है, क्योंकि आपने हायर परचेज शायद एक अलग कॉपी में किया है, इंश्योरेंस क्लेम एक अलग कॉपी में किया है, तो आप 2 कॉपी मेंटेन करके रखे हो. ये 2 कॉपी तो मेरे हिसाब से इजीली क्लास के अंदर लग जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम ही काफी पेजेस ले लिया होगा. ठीक है, तो assuming that 2 copies will be required for class, बेसिकली मैं ऐसा मान रहा हूँ, तीसरा लगेगा तो लगेगा. ये हो गया आपका क्लास का कॉपी, जिसमें आप लोग वो ऑर्डर में सम करते हो जिस ऑर्डर में मैं सम करवाता हूँ. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मैंने क्या बोला, और मैं जो नोट्स लिखवाता हूँ वो आप लिखते हो. ठीक है, इसके सिवा देयर विल बी अ थर्ड कॉपी, एंड इस कॉपी का नाम है प्रैक्टिस कॉपी. अब रिपीट करो, दिस इज योर क्लास, योर होमवर्क सब इसी में चल रहा है, जो भी आप करते हैं. आई होप यही है आप लोग का स्टेटस. ये आप लोग का प्रैक्टिस कॉपी है, एंड दिस इज द कॉपी बिफोर योर एग्जाम रिविजन. This is your copy before exam revision. I'm very particular about this copy in CA Inter, and this is how you're gonna practice at home. Okay, so there are 2 chapters which we're gonna complete basically. The first chapter that we are almost about to complete is hire purchase. तो अगर कोई लेक्चर नंबर 7 में आ चुका है तो हम रीपोजिशन करवाया लेक्चर नंबर 7 के अंदर. तो रीपोजिशन इज द लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हायर परचेज, और मैंने कल शायद लेक्चर नंबर 8 शेयर किया है, एंड उसका एक और लेक्चर बचा. विद दैट वी आर डन विद हायर परचेज, एंड आज का क्लास में वी विल आल्सो बी डन विद अनदर चैप्टर, एंड दैट इज इंश्योरेंस क्लेम. हम लोग ने ज्यादा क्लासेस लेके पढ़ा बिकॉज वी प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ सम्स, तो हम लोगों ने 9 क्लासेस किए दोनों का, तो इट्स 18 क्लासेस. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, बट द ड्यूरेशन ऑफ द क्लासेस आर लेस एनी डे, मतलब. ठीक है, तो हायर परचेज एंड इंश्योरेंस क्लेम, अब ये दोनों चैप्टर को पूरा वापस से सॉल्व करोगे, A to Z sums, everything needs to be resolved. वापस करना है हर एक सम, एक भी चीज स्किप नहीं होना चाहिए. अब जब आप सॉल्व कर रहे हो, आपको कोई भी सम ऐसा लगता है जो डिफिकल्ट है, जैसे कल हमने एक सोनी लिमिटेड का सम किया था जो डिफिकल्ट था, अब उसको रेड पेन से मार्क करके रखोगे या स्टार दे के रखोगे अपने कॉपी के अंदर कि डिफिकल्ट. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. मैं मॉड्यूल में देने नहीं बोल रहा हूँ, क्या भरोसा आप लोग मॉड्यूल फिर घुमा दो. ठीक है, होपफुली कॉपी ना घुमाओ आप. ठीक है, तो आप कॉपी के अंदर लिखेंगे डिफिकल्ट या रेड मार्क्स सब स्टार मार्क दोगे कि ये सब मेरा इंपॉर्टेंट था. तो इससे क्या होगा, यू हैव दैट, क्योंकि ये वाला सब हमको देख के जाना है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. तो अभी दोनों चैप्टर वापस से शुरू करोगे, एंड नाउ देयर आर डेडलाइंस बाय माय साइड. So both of this chapter needs to be completed by Monday. Today is Thursday. हमको दोनों चैप्टर का हर एक सम कंप्लीटेड चाहिए. इसके सिवा अगर आप कोई नोट्स लिखना चाहते हो अपने कॉपी के अंदर कि हमको बाद में हेल्प करेगा, वो आपका डिसीजन होगा. आप लोग इंटर में, आई कैन नॉट स्पून फीड यू कि आपको क्या लिखना है, और आपको लेकिन सारा सम्स करना है, लाइन बाय लाइन कर लो 1 2 3 4 5, क्योंकि चैप्टर आता है आप लोग को, तो इससे क्या होगा बाद में रिविजन करने में भी इजी रहेगा आपको. इज दिस ओके? पर ये मेरे को मंडे को चाहिए with all of these things done, including a hire purchase lecture completed, insurance claim lecture completed, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा.
एंड इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई इन्वेस्टमेंट खत्म भी हो जाता है। प्लीज समझिएगा, कुछ चैप्टर्स बड़े होते हैं और कुछ चैप्टर छोटे होते हैं बहुत ज्यादा। अभी हम लोग बड़े चैप्टर्स के मोड पे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। विदाउट कोई दिक्कत किसी को भी, तो 2 चैप्टर आपको मेरे को मंडे तक पूरा कंप्लीटेड चाहिए। इज दिस क्लियर? वंस यू कंप्लीट इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट भी करोगे सेम कॉपी एंड देन यू गोना राइट अ टेस्ट ऑफ द 3 चैप्टर्स। बिना 3 चैप्टर के हम टेस्ट नहीं लेगा। तो दिस इज योर रिवीजन फॉर योर टेस्ट एज वेल। आई होप दिस इज क्लियर। ये मत भूलना कि हम फिर भूल जाएगा। अब क्लास में सारा सम्स किया है, पूरा समझाया गया है, अब फिर से घर पे कर रहे हैं, इतना बार भूलेगा तब इंटर्न नहीं दे सकते। So this is considered to be one proper revision. So please make sure that you're doing it properly. I hope this is clear to everyone. तो सर नेक्स्ट रिवीजन का टाइम आपको शायद जुलाई में मिलेगा, अब नहीं मिलेगा वापस, क्योंकि आप समझ रहे होगे कि सिलेबस बढ़ता है आगे, हर सब्जेक्ट का अपना प्रेशर होगा। आई होप दिस इज क्लियर। दिस हैज टू बी प्रॉपर रिविजन। आई होप दिस इज क्लियर। लिख के बात करने का इसका मौका शायद जून जुलाई में मिलेगा वापस से आपको। क्लियर है? विदाउट कोई दिक्कत? चलिए अब एक बार कुछ रिवाइज पॉइंट्स डाल रहे हैं हम लोग, समरी टाइप्स। काम करते हैं, पहले एक और सम कर लेते हैं, उसके बाद एक समरी बनाएंगे और उसमें मैं आपको पॉइंट्स ऐड करवा दूंगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो इंश्योरेंस क्लेम का लास्ट क्लास, तो इंश्योरेंस क्लेम लेक्चर नंबर 9। इंश्योरेंस क्लेम लेक्चर नंबर 9। 39 नंबर सम कर रहे हैं, जो 37 जैसा है। तो 37, 38, 39, 40 ये चारों एक जैसा सम है, पूरा बैक टू बैक। इज दिस ओके फॉर एवरीवन? चलिए, आई वांट यू गाइस टू पे फुल अटेंशन नाउ। कैन आई स्टार्ट? हम आप लोग से वार्तालाप कर रहे हैं। परफेक्ट। सीसीएल वांट्स टू टेक अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। तो सीसीएल को एक लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लेना है। टर्नओवर ड्यूरिंग द करंट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय कितना %? तो आपका जो भी टर्नओवर लास्ट ईयर का आएगा, उस टर्नओवर को बढ़ा दीजिएगा, कितना % से बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। द कंपनी विल अवेल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज फ्रॉम इट्स बैंक एट द रेट 15% interest to boost up the average daily overdraft balance will be around rupees 3 lakh। तो ये एडिशनल एक्सपेंसेस में चला जाएगा as interest on overdraft। all other fixed expenses will remain the same। तो और कोई फिक्स्ड एक्सपेंसेस में कोई बदलाव नहीं है। The following further details are also available from the previous year account। अब ये जो डेटा दिया हुआ है, कौन सा डेटा है, किसका डेटा है? प्रीवियस ईयर का। टोटल वेरिएबल एक्सपेंस, फिक्स्ड एक्सपेंस का सैलरी, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, पोस्टेज, टेलीग्राम, डायरेक्टर फी, ऑडिट फी, मिसलेनियस इनकम। और इससे हम लोग को क्या मिल गया? नेट प्रॉफिट। पर इन्होंने इस डेटा में क्या नहीं दिया हुआ, अगर कोई बता सकता है तो। ग्रॉस प्रॉफिट से हमको कोई मतलब भी नहीं है, क्या नहीं दिया हुआ है? सेल्स, कब का सेल्स नहीं दिया हुआ। अगर इन्होंने लास्ट ईयर का सेल्स नहीं दिया तो मैं इस साल का सेल्स को बढ़ा के निकाल नहीं पाऊंगा, और जब तक मैं इस साल का सेल्स नहीं निकालूंगा, मैं इस साल का जीपी का अमाउंट नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि डिटरमाइन द पॉलिसी अमाउंट इज बेसिकली द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द ईयर प्लस द एडिशनल एक्सपेंसेस। आप लोग फिर भूल गए यार, 4 बार बोला था यार। श्योर है आप लोग? तो आइए एक बार कॉपी में हम लोग सबसे पहले बना रहे हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ पीएनबी। बस आप लोग को ये कंसेप्ट फिर क्लियर नहीं है कि आप लोग एकदम वैसे एक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर रुपीस गाइस, हम लोग को सम में इंश्योरेंस क्लेम नहीं निकालना है, हम लोग को सम में निकालना है कि हम लोग को कितना का पॉलिसी लेना चाहिए। एनर्जी नहीं है क्लास के अंदर, क्या बोला समझ में आया है? द सम इज नॉट अबाउट द लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम, इट इज अबाउट कि हम लोगों को कितना का इंश्योरेंस लेना चाहिए फॉर दैट लॉस ऑफ प्रॉफिट। इज दिस ओके गाइस? चलिए, 2 वेरिएबल एक्सपेंसेस। कितना है वेरिएबल एक्सपेंसेस? 2 फिक्स्ड एक्सपेंसेस के अंदर 2 सैलरीज 3,30,000। 2 सैलरीज के बाद नेक्स्ट आइटम बताइएगा प्लीज। 2 रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस कितना? रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 30,000। 2
ट्रैवलिंग एक्सपेंस 50,000 टू postage, टेलीग्राम एंड व्हाट टेलीफोन। कितना बताइए? 60,000। नेक्स्ट टू डायरेक्टर्स फीस 10,000 टू ऑडिट फीस। इसके बाद बाई, एक लाइन छोड़ के लिखता, ऊपर में हम लोग मिसिंग फिगर निकाल लेगा। तो बाई मिसलेनियस इनकम कितना? 70,000। और नीचे जाके यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। गाइस मैंने कोई ग्रॉस प्रॉफिट अलग से नहीं निकाला लास्ट ईयर का। तो नेट प्रॉफिट बताइएगा कितना आएगा? अब आप क्या कैलकुलेट कर लोगे अगर आप ये बता सकते हो तो? बाई सेल्स ब्रैकेट के अंदर बैलेंसिंग फिगर। वैसे हम लोगों ने कब का पीएनएल बनाया है? मेरा पहला क्वेश्चन है टू बिगिन। क्यों बनाया है? क्यों ये नौटंकी की है बताओ? क्यों बनाया? कब का? लास्ट ईयर का सेल्स निकाल लिया। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? क्योंकि इस सेल्स के बिना हमको क्या नहीं मिल सकता? नेक्स्ट ईयर का सेल्स नहीं मिल सकता। नहीं समझे आप लोग? सम गाइस अब लास्ट ईयर का सेल्स मिल गया, अब आता है सम के अंदर सेल्स ऑफ करंट ईयर। व्हाट विल बी माय सेल्स ऑफ करंट ईयर? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। 39 लाख आ रहा है। ब्रैकेट के अंदर लिखेगा 32 लाख 50,000 में प्लस कितना परसेंट किया है? अब इस सेल ऑफ करंट ईयर में से हम लोग क्या माइनस कर देंगे? अगर आप लोग आंसर कर सकते हो तो प्लीज। वेरिएबल एक्सपेंसेस। अगर मेरा सेल्स 20% से बड़ा है तो मेरा वेरिएबल भी कितना से बढ़ेगा? बाकी सब तो फिक्स खर्चा है भाई। फिक्स खर्चा वो खर्चा होता है जो आउटपुट के साथ वेरी है। वो फिक्स खर्चा वो खर्चा होता है जो वेरिएबल के साथ वेरी नहीं करता, और वेरिएबल वो खर्चा है जो आउटपुट के साथ वेरी करता है। तो अगर सेल 20% से बढ़ा है तो मेरा वेरिएबल भी 20% से बढ़ा है। आप लोग रुको, कोई कुछ मत, तुम लोग बहुत हड़बड़ी कर रहे हैं यार। तुम लोग इस समय को नहीं लगता तुम लोग को फिर रिकॉल रहेगा और फिर क्या होगा? बार बार कॉपी देखना पड़ेगा। तो रुक जाओ और सुनो पहले मेरा बात। हम लोगों को अगर बताना है कि हम लोगों को कितना का पॉलिसी अमाउंट चाहिए, तो हम लोग को पता है बेसिकली क्या चाहिए? जीपी ऑफ करंट ईयर, एंड देन वी नीड टू प्लस एडिशनल फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो एक्स्ट्रा लगेगा। अब हम लोगों ने सम नंबर 38 और 40 में जीपी ऑफ करंट ईयर में ये अज्यूम किया था कि द जीपी रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इज कांस्टेंट। तो ये जीपी रेशियो हम लोगों ने अप्लाई किया था इन द सेल्स ऑफ व्हाट गाइस? सेल्स ऑफ करंट ईयर। डू यू एग्री विद दिस? इस सम में मैंने लास्ट ईयर का क्या निकाला? सेल्स, टू कैलकुलेट द सेल्स ऑफ दिस ईयर, बट आई एम नॉट कैलकुलेटिंग द जीपी रेशियो ऑफ लास्ट ईयर, क्योंकि मैं इस ईयर का जीपी खुद निकाल सकता हूं। 38 में जाओ प्लीज, प्लीज देखो मेरे साथ साथ, क्योंकि हमको ये कंसेप्ट क्लियर करवाना है। 38 टर्नओवर इन द लास्ट। आप क्वेश्चन देखो ना, को नीचे सोल्यूशन। टर्नओवर इन द लास्ट, थोड़ा एनर्जी डालेगा क्लास के अंदर। तो टॉपिक हम टर्नओवर इन द लास्ट। तो ये सेल्स कब का है? ये दिया हुआ था। ये नहीं दिया हुआ होता तो हम लोग ऐसा क्या बनाता? पीएनएल। फिर इन लोग ने बोला इंश्योर्ड, सॉरी स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। उसके बाद इन लोग ने नेट प्रॉफिट दिया।
तो नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टर्नओवर करके मैंने जीपी रेशियो निकाला लास्ट ईयर, और उस जीपी रेशियो को मैंने फिर इस साल का सेल्स में निकाला, क्योंकि मैं इस साल का जीपी नहीं निकाल सकता। सेल निकाल लेता इस साल का, पर उससे मेरे को माइनस करना पड़ता सारा ट्रेडिंग का आइटम जो पता नहीं था, तो मैंने इनटू जीपी रेशियो करके डायरेक्टली जीपी निकाल लिया। अब 37 में जाइए, क्या लास्ट ईयर का सेल्स दिया हुआ था क्या? हम ये पूरा क्लियर करके ही मानेगा 37 का क्या सेल्स दिया हुआ था क्या? लास्ट ईयर का सेल्स। तो मैंने क्या बताया? P&L टू कैलकुलेट द सेल्स ऑफ द करेंट ईयर लास्ट ईयर। अब उससे मैंने क्या निकाला? सेल्स ऑफ द करेंट ईयर, but I did not calculate the GP ratio because I can calculate the GP amount directly. तो मैंने उसमें से फिर क्या क्या माइनस किया, अगर आप ये बताइए? माइनस वेरिएबल एंड माइनस वेजेस। वेजेस भी है, लेकिन इस सम के अंदर देखो क्या ऐसा कोई भी है क्या जो ट्रेडिंग में जाता है क्या? अब समझा हम क्या बोल रहे हैं? अगर यहाँ पे भी वेजेस होता तो वेजेस भी क्या हो जाता? माइनस। लोग कहाँ पे एग्जाम में जाके अटकता है? हम लोग 37 कर लेगा, फिर एग्जाम में 39 आ जाएगा, फिर कंफ्यूज हो जाएगा। अब हम लोग ने वेजेस क्यों माइनस किया, मेरा क्वेश्चन। वो ट्रेडिंग में आता है, क्रॉस प्रॉफिट निकालते समय भाई, बेसिक एकदम। अब सेल्स, सेल्स क्या बोला मैंने? सेल्स मैंने कौन सा ईयर का निकाला? इस ईयर का सेल्स को बढ़ाया, और मैंने उसमें से माइनस किया वेरिएबल एक्सपेंस माइनस वेजेस। वेरिएबल उतना से ही बढ़ेगा जितना से सेल्स बढ़ा, पर फिक्स्ड एक्सपेंसेस नहीं बढ़ेगा। अगर वेजेस का बात करें तो वेजेस वाज अ फिक्स्ड एक्सपेंस, तो नहीं बढ़ना चाहिए था, पर इन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया था कि वेजेस विल इंक्रीज बाय 20%, 37, तो जितना बोला मैंने उतना ही बढ़ाया, नहीं बोला तो हम खाली माइनस वेजेस का। इस सम के अंदर इन्होंने क्या वेजेस वेजेस दिया है, तो सेल में से खाली क्या माइनस होगा, कर दीजिए, खत्म। और वेरिएबल को मैंने कितना से बढ़ाया है? 20%, क्योंकि सेल्स 20% से बढ़ रहा है। कितना आएगा बताइए? 28 लाख 24,20,000 को मैंने 24 लाख है क्या? ये हमको ये तनिष ही बोला 24-20, कतई कतई ना लाया गया तुम। हम जब लिखा तब तुम बोला था, अभी तुम 20 लिखा। मत बोलो, तुम्हें बीवी थोड़ी, तो तुम रूठ गया मनाएगा तुमको, बोलता नहीं बोलेगा, मत बोलो। चलिए, क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? तो इससे हम लोग को क्या मिल गया है? करंट ईयर के ऊपर चला गया, तो हम लोग को क्या मिल गया? दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट विच वी आर एक्सपेक्टेड टू अर्न दिस ईयर। इसके अंदर तो सारा फिक्स खर्चा मिला हुआ है ना, पर पता है कौन सा फिक्स खर्चा मिला हुआ है? ये ऊपर वाला सारा फिक्स खर्चा। तो इस साल हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा भी लगा है, तो आप जब पॉलिसी ले रहे हो वो एक्स्ट्रा वाला का मिला के लो ना, नहीं तो बाद में आपको इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख 20 देगा, फिर उसमें से आपको खर्चा देना पड़ेगा। याद है ना मेरा एग्जाम्पल, वो चंपी अपना चंपा जो बोला था अपने को कि भाई अगर आप खाली नेट प्रॉफिट का लेगा तो नेट प्रॉफिट 5 लाख हम आपको दे देगा, फिर आपको रेंट और सैलरी देना पड़ेगा, तो अब घर 5 लाख लेके नहीं जाएगा, 5 लाख से कम लेके जाएगा। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी हमको अगर जीपी का 10 लाख 20,000 अभी देता भी है, तो याद रखना इसके बाद भी तो कुछ एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है जो इंक्लूडेड नहीं है ऊपर। क्या कोई भी खर्चा बढ़ा है क्या? सुनाई नहीं दिया? अगर बढ़ता तो वो भी यहाँ पे प्लस होता, जैसे ऊपर वाला सब में जो 37 में देखो उसमें सैलरी बढ़ा था शायद, तो प्लस मैंने एडिशनल सैलरी किया था, जितना से सैलरी बढ़ा था, क्योंकि सैलरी तो मिला हुई है, वो बढ़ा हुआ नहीं मिला। वेजेस क्यों नहीं किया? क्योंकि वेजेस तो जीपी के ऊपर ही कर लिया था। तो समझा? अब हम लोग क्या प्लस करेंगे अंदर, इसके अंदर एडिशनल एक्सपेंसेस। गाइस सम है लॉस ऑफ प्रॉफिट का, तो व्हाट इज द प्रॉफिट इफ आई लूज? अगर आग लग जाए तो 10,20,000 प्लस मेरे को कुछ खर्चा का भी तो चाहिए, और इस खर्चा में एक ही है इस बार, इंटरेस्ट ऑन बैंक। ये रीजन ये है कि ये इंटरेस्ट ऑन बैंक आउट ऊपर नहीं है मेरा भाई, ठीक है? 3 लाख इंटू कितना %?
क्या बोला, सबको समझ में आया है क्या? एक बार 37 गो थ्रू करो वापस से। 37 गो थ्रू करने बोला, 38 गो थ्रू करने बोला, 40, तीनों को एक बार बैक टू बैक कंपेयर करो, तब जाकर डिफरेंस समझ आएगा। देखिए अब ना आप लोग 5 मिनट बोर्ड में देखना, खाली बोर्ड पे देखो 5 मिनट, और जो बोले उसका रिप्लाई करना, ठीक है? बहुत जरूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप लास्ट में ना सम का स्टेप्स याद कर, ओ ऐसे ऐसे करना, वो याद नहीं करना चाहिए, आपको लॉजिक पता होना चाहिए। तो एक बार बोर्ड पे देखना आपको 38 नंबर, ऐसे आपको करना नहीं, खाली मेरा बात सुनना है। 38 नंबर सम जो पूछेगा उसका रिप्लाई करना। क्या मेरे को सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर दिया है क्या? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। कितना दिया? परफेक्ट, तो मेरे को सेल्स दिया हुआ है, जो मैंने 37 और 39 में कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ P&L. If this was not given, we will calculate the same, हमें लिखवा देगा, by making extract of P&L of previous year, illustration number 37 and illustration number 39. तो लास्ट ईयर का सेल्स आ गया, इसके कारण वी कुड कैलकुलेट द सेल्स ऑफ करंट ईयर। देखो करंट ईयर में क्या हुआ है, 25% से बढ़ा, तो आप कैलकुलेटर मार के मेरे को खाली बता दीजिए सेल्स ऑफ करंट ईयर कितना हो जाए। This is the sales of current year. Repeat करना है, clear? So this is the sales of current year. Do I need to repeat या समझ में आ गया? अब ये जो मेरा सेल्स ऑफ करंट ईयर आया है, ठीक है, हम इसका पॉलिसी नहीं लेते, हम किसका पॉलिसी लेते हैं? लॉस ऑफ प्रॉफिट का। तो इस सेल्स नहीं करने के कारण जो मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा ना भाई, हमको उसका इंश्योरेंस लेना है। अब नहीं समझा? दिस इज अगर मेरा आग लग जाता तो हम ये सेल नहीं कर पाए, पर हम सेल का पॉलिसी नहीं लेते। याद करो, हम किसका पॉलिसी लेते हैं? प्रॉफिट का। उसके लिए आई वांट टू कैलकुलेट व्हाट, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है मेरे को। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम लोग माइनस कर देगा वेरिएबल एक्सपेंसेस। बताइए सम में क्या वेरिएबल खर्चा दिया है क्या? क्या ट्रेडिंग का आइटम इस साल का दिया है क्या? फंस गया। अब 37 39 इमेजिन करो, इस सेल में से वी कुड माइनस व्हाट, वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेल जितना से बड़ा वेरिएबल भी उतना से बढ़ता है, माइनस कोई भी तरह का डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस, in order to calculate the GP of current year। पर अभी दिक्कत हो गया है, क्या ये है क्या सम में? पर हमको GP of current year निकालना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक स्टेप पीछे गया और मैंने डिसाइड किया टू कैलकुलेट द GP of previous year। अब ना ये लॉस ऑफ प्रॉफिट का सम है, तो ना ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स नहीं निकलता है, अलग ही फॉर्मूला होता है। नेट प्रॉफिट प्लस, नेट प्रॉफिट में सारा फिक्स्ड खर्चा प्लस करो, फिक्स्ड, वेरिएबल नहीं। क्या प्लस करेगा? फिक्स्ड, माइनस पता है क्या, कोई भी तरह का अदर इनकम, जो आपका 38 और 40 में नहीं। पर क्या पता एग्जाम में जब ये सेम सम आए, वो एक कुछ कमीशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ऐसा कोई एक इनकम लिख के दे दे, देन द कंसेप्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो नेट प्रॉफिट प्लस सारा फिक्स खर्चा जो माइनस हुआ है, माइनस जो इनकम उससे प्लस हुआ है,
अब बैकवर्ड चला गया यार, पीएनएल से पूरा ऊपर चला गया, एंड देन यू डिवाइडेड बाय टर्नओवर इनटू। अब खुद फील करो ना, हमको एक्चुअली तो जीपी बाय सेल्स ही करना है, पर हम इसमें उल्टा लगाते हैं फॉर्मूला। तो नेट प्रॉफिट में से सारा खर्चा प्लस कौन सा खर्चा, प्लस फिक्स, एंड वी माइनस जो इनकम नेट प्रॉफिट से प्लस हुआ। तो नेट प्रॉफिट से सारा खर्चा प्लस जो इनकम प्लस हुआ माइनस, तो जीपी आ गया। पर जीपी में तो हम लोग सारा खर्चा लेते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल में, और ऊपर में खाली क्या खर्चा लेने बोल रहे हैं, फिक्स स्टैंडिंग चार्जेस, जो मैं इंश्योर करवाना चाहता हूँ। कुछ नहीं बोला तो सारा फिक्स खर्चा इंश्योर मानते हैं हम लोग। क्या यहाँ तक क्लियर है? ये माइनस क्या करेंगे हम लोग, अदर इनकम। अब 38 और 40 देखता है, नेट प्रॉफिट बताओ दिया हुआ होगा इन लोग का 40,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज, फिक्स चार्जेस कितना दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ द लास्ट ईयर। कोई इनकम थोड़ी है, नहीं है, तो इनटू 100। बोलो यहाँ तक समझ में आया? मैंने ये जीपी रेशियो लास्ट ईयर का किस खुशी में निकाला, ये बताइएगा सबसे। इस साल का जीपी निकाला। जीपी ऑफ करंट ईयर इज 562,500 into 30%। तो ये मेरा जीपी है, जिसमें लास्ट ईयर का सारा खर्चा प्लस हुआ है, और अगर इस साल कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है तो वो अलग से प्लस कर देगा। देखो कुछ एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है, जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो प्लस कर दो, आपको क्या मिल गया, अमाउंट ऑफ पॉलिसी। अब समझो आपने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया, आप लोग फिर नहीं बोल पा रहे हैं, लास्ट ईयर का सेल्स इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द सेल्स ऑफ दिस ईयर। पर हम लोग का पॉलिसी सेल्स का नहीं है, हम लोग का पॉलिसी लॉस ऑफ प्रॉफिट का है। तो हम लोग को सेल्स ऑफ करंट ईयर में से माइनस द वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस एनी काइंड ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करके क्या कैलकुलेट करना है, जीपी। पर ये जीपी के लिए 38 और 40 में डेटा ही नहीं दिया हुआ है, तो हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, जीपी ऑफ द प्रीवियस ईयर, जिसका फॉर्मूला लगाया नेट प्रॉफिट प्लस आईएससी माइनस कोई अदर इनकम बाय टर्नओवर इनटू 100। फिर इससे मैंने जीपी को मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देन हम लोगों ने कोई और एक्स्ट्रा खर्चा जो लास्ट ईयर नहीं लग रहा था उसको डाल दिया। नहीं समझा अभी? अब 37 में आइए, मैंने क्या बनाया, 39 में आ जाइए, मैंने क्या बनाया, प्लीज रिप्लाई कीजिए, क्यों बनाया, कब का सेल्स, लास्ट ईयर का सेल्स निकाल दिया। अब इसी सेल से मैंने कैलकुलेट किया सेल्स ऑफ द करंट ईयर, पर आई हैव नॉट टेकन अ पॉलिसी ऑफ सेल्स ऑफ करंट ईयर, आई एम टेकिंग अ पॉलिसी ऑफ द लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो मेरे को सेल ऑफ करंट ईयर से क्या निकालना है, जीपी। तो मैं माइनस करूंगा वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो मैंने वेरिएबल को माइनस किया, पर जब अगर सेल्स बढ़ा है तो वेरिएबल भी बढ़ेगा, और कोई डायरेक्ट है नहीं, सैलरी वैलरी डायरेक्ट नहीं क्योंकि ट्रेडिंग का आइटम नहीं है, क्या मिल गया, जीपी। पर 38 और 40 में ये वेरिएबल नहीं दिया हुआ था, तो वी कैलकुलेट द जीपी रेशियो ऑफ द लास्ट ईयर assuming that GP ratio to be constant this year। तो गौतम भैया यार आप ना ये स्टेप बदली मत करो, I want to calculate GP ratio even in this sum and want to apply the GP ratio here also। तो आप एक बार देखो, अभी मैंने आपको समझाया था what is the formula of GP ratio, plus ISC minus other income। समझ गया होगा ये? अब आप देखो मेरा नेट प्रॉफिट इज 4 लाख, आईएससी में ये सारे फिक्स खर्चे आएंगे, आईएससी का मतलब ही फिक्स खर्चा होता है, सारा ले लीजिए बिंदास। पांच लाख माइनस divided by 32,50,000 into 100। ये जीपी रेशियो आप निकाल रहे हो 26.1538%। ये मैंने जीपी रेशियो किस ईयर का निकाल दिया,
तो गाइस मैंने बेसिकली सब नंबर 38 जैसा बना दिया। लेट्स स्लो डाउन। 38 और 40 में बता एडवांटेज क्या दिया हुआ था? 38 और 40 में प्रीवियस ईयर का सेल दिया हुआ, पर किसमें ये सेल नहीं दिया हुआ? 37 और 39। तो we'll have to draw extract of PL which is an extra step. फिर 38 और 40 में हम लोग ने क्या कैलकुलेट किया था? जीपी रेशियो ऑफ द प्रीवियस ईयर। यहाँ पे भी कर लिया विद द सेम फॉर्मूला व्हिच यू गोना अप्लाई इन 38 एंड 40, 37 एंड 39। ये जीपी रेशियो आ गया। अब सेल्स ऑफ करंट ईयर को मैंने बढ़ा दिया। व्हाट इज माय सेल्स ऑफ करंट ईयर? 39 लाख। अब आप सोचो 38 और 40 में हम लोगों ने इसको किससे मल्टीप्लाई किया था? तो अब जीपी ऑफ करंट ईयर निकालने के लिए 39 लाख into 26.1538%. So it is as good as 10,20,000. पर इस जीपी में तो सारा खर्चा पता है कब का मिला हुआ है? लास्ट ईयर का। अगर इस ईयर कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है तो वो अलग से जोड़ो। 38 और 40 में वो एक्स्ट्रा खर्चा लिख के डायरेक्टली दिया हुआ था। 31,250 था 38 में, अभी आप हमको बताया, पर यहाँ पे लोग डायरेक्ट लिख के नहीं दिया। इन लोगों ने एक बैंक ओवरड्राफ्ट का नौटंकी दे दिया। निकाल लो खर्चा क्या लग रहा है भाई। नहीं समझा अभी? आर यू गाइस श्योर? हम जनरल बता रहे हैं as a teacher here what I'm telling you is कि I don't think I've ever taught this concept better than this. I'm telling you this क्योंकि हम लोग इतना कंपैरिजन नहीं करते, पर इस बार हम पूरा कंपेयर किया, we have got the time and the advantage of it. I hope you're able to understand हम लोग क्या कर रहे हैं। तब एक बात समझने का कोशिश करो। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के एक फर्म में जा रहा हूँ, वो फर्म का सीएफओ या सीईओ या डायरेक्टर वो हमसे पूछ रहे हैं कि भाई हम लोगों को ना एक लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लेने का मन हो रहा है क्योंकि आग लग गया तो हम धंधा नहीं कर पाएगा। बोला सही बात है, अब आग लग गया तो आप सेल्स नहीं कर पाएगा, तो मेरे को सबसे पहले चाहिएगा सेल्स। सेल्स चाहिएगा आपका इस साल में, आने वाला साल में क्या सेल्स होगा। तो बोला यार जो भी सेल लास्ट ईयर हुआ ना उससे 20% बढ़ा देना। तो हमने बोला चलिए गिव मी द सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर। बोला वो तो सर हमको नहीं पता। मतलब रुकिए, लेट मी ड्रॉ एन एक्सट्रैक्ट ऑफ पीएल। क्यों बना रहे हैं? इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द सेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, देन मैं उसको इंक्रीज कर दूंगा टू कैलकुलेट द सेल्स ऑफ द करंट ईयर। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट माय फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द सेल्स ऑफ करंट ईयर। तो सेल ऑफ करंट ईयर के लिए वी नीड द सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर, और फिर उसको बढ़ाना पड़ता है। जो क्वेश्चन बताएगा कितना से बढ़ाना पड़ता है। मक्खन, सब लोग सच बोलो, एक एक वर्ड समझ आएगा। सेकेंड चीज समझिएगा, अब मैं उस डायरेक्टर सीएफओ सीईओ को समझाऊंगा कि भाई देखो आपका सेल इस साल का हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि 39 लाख होगा, पर आप 39 लाख का इंश्योरेंस मत लीजिए क्योंकि अगर आप बेचेगा तो ही आपका कॉस्ट लगेगा। आग लग गया तो आप बेचेगा ही नहीं तो वो कॉस्ट भी नहीं लगेगा। बोला हाँ बात तो सही। तो बोला उसके लिए हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट का। इस सेल्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए विद द जीपी रेशियो, या फिर आप इस सेल में से सारा ट्रेडिंग आइटम माइनस कर दीजिए। ओके, तो माइनस करके जीपी आया 10,20,000। तो डायरेक्टर उछलने लग गया, 10,20,000 का लेता। बोला कि देखो आग लग गया तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 10,20,000 दे देगा, पर आप घर 10,20,000 लेके नहीं जा पाएगा क्योंकि इसमें सारे खाली वो खर्चा मिला हुआ जो लास्ट ईयर का था। तो आप याद रखिए इस साल कुछ एक्स्ट्रा भी लग रहा है, उसका भी तो प्रोटेक्शन लो पहले से। प्लस व्हाट एडिशनल। समझा? एक बात समझो, आप एक ट्रिप पे जा रहे हैं, अब जाएगा तो आप क्या करते हैं? लास्ट ईयर का ट्रिप से इस साल का ट्रिप का एक एस्टिमेशन बनाता है कि कितना लगेगा। अब आप 6 महीना पहले गया था तो इस साल तो खर्चा बढ़ता भी है ना। तो रहता देखो मम्मी लास्ट ईयर से 15,000 लिया था जब हम ट्रिप पे गया था, सामान महंगा हो रहा है, 5,000 और बढ़ा दो ट्रिप का। तो ये और बढ़ा भी तो हो गया, तो एपेटाइट बढ़ गया सब चीज का। ठीक है, तो 15 को कितना कर दीजिए 20। अब हर साल अपना पॉकेट मनी बढ़ाता होगा। बचपन में हम लोग गरीब लोग पॉकेट मनी लेता था, तो अगर हम मान लो 4,000 लेता था तो हर 6 महीना बाद मम्मी इंक्रीमेंट। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? तो सिमिलरली आप एक ट्रिप पे जा रहे हो, पहले 15,000 का खर्चा था, तो उसमें प्लस कितना जोड़ा? 5,000। तो कितना हो गया? 20,000। अब आपको घर वाला से 20,000 मिलेगा। तो फिर आपको याद आया कि जब लास्ट ट्रिप पे गया था सिंगल
ठीक है, अब सस्ता होटल पे रुक गए थे, जमीन पे सो गए थे, ठीक है, लेकिन अब आप किसी को बंदी को लेके जा रहे हो, बड़े हो गए हो, तो अगर खर्चा एडिशनल लगने वाला है जो लास्ट ईयर नहीं लग रहा था, तो उसके लिए भी तो आपको अभी से देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी एग्जैक्टली वो कि मेरा सेल इतना हुआ, पर आई एम नॉट टेकिंग अ पॉलिसी ऑफ सेल, सो आई कैलकुलेटेड द प्रॉफिट, दैट इज माय लॉस ऑफ प्रॉफिट। पर उसमें अगर हम इंश्योरेंस लेता है तो वो जो इंश्योरेंस आएगा उसके बाद सारा फिक्स खर्चा लास्ट ईयर वाला का पे कर दिया, तो नेट प्रॉफिट 4,20,000 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सीईओ, पर नहीं आएगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एक्स्ट्रा लग रहा है, इस ऊपर वाला खर्चा में से कुछ खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो भी आप इंश्योर करवाओ ना, ताकि मेरा नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर जितना ही आए। नहीं समझा और कोई तरीका नहीं इसका समझाने। अब एक बार 37 में आइए, आप प्लीज करिएगा मत, जो हम बोल रहे हो समझने का कोशिश कीजिए। तो आप सीए बन के गए हो, वो आपको बोल रहे हैं प्लीज गिव मी एन एडवाइस कि हम कितना का लॉस ऑफ प्रॉफिट का पॉलिसी ले। हम बोला ओके आई विल एडवाइस यू, नो वरीज। सबसे पहले आप मेरे को ये बताओगे व्हाट विल बी द माय सेल्स ऑफ करंट ईयर, डू यू अंडरस्टैंड दिस? अब आप देखो क्या 37 में सेल्स ऑफ करंट ईयर दिया है, जो मेरा क्वेश्चन अब उसका आंसर कीजिए तब मैं पढ़ा, नहीं दिया हुआ है। तो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर बाय मेकिंग एन एक्सट्रैक्ट ऑफ, बताओ, 2 वेरिएबल एक्सपेंसेस। कितने किया हुआ सम है, हम एक बार फटाफट से करवा रहे हैं। 18,60,000 टू 1,60,000, थोड़ा जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दो ना, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। 2 लाख ऑडिट रेंट 64, बैंक चार्जेस 18, टू रेंट कितना 64, बैंक चार्जेस 18,000, टू नेट प्रॉफिट 6,72,000, नेट प्रॉफिट बाय इंटरेस्ट इनकम 44,000, बाय सेल्स बैंक से 30,50,000, बाय इंटरेस्ट कितना 44,000, बाय सेल्स 30,50,000। ये समझ गया? इससे मेरे को क्या मिल गया, सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर। और एज अ सीए मेरे को क्या चाहिए था, तो मैं प्रीवियस ईयर का सेल्स को क्या कर दूंगा प्लस, तो 30,50,000 को मैं बढ़ा दूंगा, मैं प्लस कर दूंगा कितना परसेंट से, 25%। तो आप बता दीजिए मेरा कितना आ जाएगा। और आप सोचो, आप तो सीए बन के गए हो एंड यू आर टेलिंग देम कि भाई भाई हमें सेल का पॉलिसी नहीं लेना है, क्या चीज का पॉलिसी नहीं, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, वेरिएबल वो होता है विच वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, तो वेरिएबल भी बढ़ेगा, कितना से बढ़ेगा, टर्नओवर से। तो कितना हो जाएगा ये बताइए। अब 39 में तो यहाँ करके रुक गया था, पर 37 में ना ऊपर में एक ट्रेडिंग का आइटम और है। अब सुनो, वेजेस फिक्स्ड है, वेजेस क्या है, फिक्स, तो उसको 25 से मत बढ़ाइएगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो 160 ही माइनस होता, क्योंकि वेजेस फिक्स्ड है, पर इन्होंने वेजेस को बढ़ाने बोला है, तो जितना बढ़ाने बोला उतना से बढ़ा दो और उसको क्या कर दो माइनस। जीपी 1295। हाँ वो भी करके दिखाएगा, टेंट उसके लिए तो किया वापस, पर अब हड़बड़ी कर रहे हैं। इस ये का पॉलिसी तो लेने से आप इतना रुपया घर लेके नहीं जा पाएगा, क्योंकि इस साल आपका कुछ एक्स्ट्रा भी खर्चा लगेगा। सैलरी बढ़ रहा है कितना परसेंट से, और बहुत लोग क्या करते हैं सैलरी 2,80,000 प्लस 10% बढ़ा के टोटल लिख देते हैं। नहीं भाई, 280 तो ऑलरेडी है ही ना, तो खाली 28,000 प्लस एक नया खर्चा और। देख लो, अब तो समझ आ गया। What was the advantage in 38 and 40? Can someone tell me please? सेल ऑफ करंट ईयर सीधा मिल जाता,
This would be multiplied with the GP ratio of the last year. तो बाद में अब चीटिंग आप ये कर रहे हैं कि इस सब में भी चलो आप सेल्स ऑफ करंट ईयर निकाल लिया, कितना आया 38,12,500। तो इस सब में भी आप जीपी रेशियो से मल्टीप्लाई कीजिए। जीपी रेशियो ऑफ विच ईयर? प्रीवियस ईयर, विच इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट दिस ईयर। चलिए आपका बात माना जा रहा है, ये जीपी रेशियो निकाला जा रहा है। मेरा नेट प्रॉफिट इज 6 लाख प्लस सारा फिक्स्ड खर्चा। याद रखिएगा वेजेस फिक्स्ड है तो मैं प्लस करूंगा, नहीं समझे हो? नहीं है, डाउट है क्या आप लोग कभी भी? हम बोला कि हम लोग नेट प्रॉफिट में से फिक्स खर्चा प्लस करेगा, इसके अंदर वेजेस भी प्लस होगा बिकॉज वेजेस भी फिक्स खर्चा है। सारा फिक्स खर्चा प्लस कर रहा अदर देन वेरिएबल, यही फॉर्मूला था। कितना है सबको ऐड? 5। अरे वो हमको वो बता रहा होगा ना, इसको ऐड करके कितना आया? ठीक है, माइनस 44,000। डू यू एग्री विद दिस? ये हट गया क्योंकि ये नेट प्रॉफिट से प्लस हुआ है और बाकी सारा आइटम जो भी फिक्स खर्चा माइनस होगा सबको प्लस। अभी भी डाउट है आप लोगों को? दिस इज डिवाइडेड बाय 39 अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? द सेल्स ऑफ करंट ईयर। तो जीपी इज इक्वल टू 38,12,500 into 39.0163%। 14,87,500। अब ध्यान दे लो कि देखो ये दोनों जीपी मिल नहीं रहा है, हाँ या ना? क्योंकि मैंने ऊपर वाले फॉर्मूला में किसको प्लस कर दिया था? वेजेस, क्योंकि वो फिक्स्ड है। पर जीपी निकालते समय तो वेजेस क्या होना चाहिए? माइनस। उसके लिए यहाँ पे अलग से क्या माइनस करना पड़ेगा? वेजेस 160 नहीं, जो नया वेजेस है 1,92,000। अब आपको आएगा द राइट जीपी ऑफ करंट ईयर विच विल बी एग्जैक्टली सेम। उसके लिए ना हम लोग बोलते हैं ये रेशियो वाला फॉर्मूला मत लगा, परसेंटेज वाला, क्योंकि फिर वो अलग से वेजेस माइनस करना लोग भूल जाते हैं। नहीं समझा अभी भी? 100%। अब इसमें क्या जुड़ जाएगा? वो तो पूरा का पूरा सेम स्टेप है। वेजेस इज अ फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फॉर्मूला में सारा फिक्स चार्जेस प्लस करना है। और प्रॉब्लम क्या है? वेरिएबल सेल्स के प्रपोर्शन बढ़ रहा है पर वेजेस फिक्स है तो बढ़ना ही नहीं चाहिए था। और वो वेजेस बढ़ रहा है ना, कितना परसेंट से? 20% से। अगर मैं वेजेस को यहाँ प्लस नहीं करता, मतलब नेट प्रॉफिट से प्लस नहीं करता, तो मेरा जो जीपी रेशियो आता है उसके अंदर वेजेस मिला हुआ नहीं है, तो आपका एजम्पशन है कि जीपी उसके अंदर भी नहीं है। फिर प्रॉब्लम क्या है? वेरिएबल 25% से, सेल 25 से, वेजेस 20 से, परसेंटेज इज नॉट मैचिंग। क्या ये क्लियर है क्या? 100%। अब देखो हम आपको कुछ बता रहे हैं। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट द सेल्स ऑफ करंट ईयर। गाइस प्लीज अब तो इमेजिन कर लो यार, 4 सम दिया हम बैक टू बैक। कैलकुलेट द सेल्स ऑफ करंट ईयर, कैलकुलेट द सेल्स ऑफ करंट ईयर। अब मेरा बात हमसे सुनना, करंट ईयर का सेल्स के लिए किसका सेल चाहिए? और अगर वो नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे? एक्सट्रैक्ट ऑफ पीएनएल 37 और 39 में ये किया है, हमें पूरा लिखवाएगा और फिर आप कॉपी भी करेगा विद इलस्ट्रेशन मैपिंग, ताकि आप कंपैरिजन कर सकें। तो विल कैलकुलेट द सेल्स ऑफ व्हाट? करंट ईयर। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस, अभी लिखना मत, पहले हमको लिखने दो क्योंकि कुछ काटा कुटी हो सकता है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस वी विल नीड द सेल्स ऑफ, कब का चाहिएगा? we need the sales of previous year dash
prepare Extract of PNL. PNL to calculate the sales of. अब पहले इतना समझ लेगा तो अच्छा लगेगा. Illustration number 37 and illustration number 39. इस दोनों में हम लोग ने क्या बनाया था? Extract of PNL in order to calculate the sales of previous year. चलो बोलो इतना समझ आया तो ही आगे बढ़ेगा. वो क्यों लग रहा है आप लोग कंफ्यूज है? नहीं है. स्टेप नंबर 2. कैलकुलेशन ऑफ जीपी ऑफ करंट. इसका प्रायोरिटी पता है आपको क्या करना चाहिए? सेल्स ऑफ करंट ईयर माइनस वेरिएबल. आपको यही करना चाहिए क्योंकि ये इजी है. माइनस कोई भी क्या खर्चा. ये हम लोगों ने पता किस इलस्ट्रेशन में किया? 37 and 39. In case we cannot calculate GP by the above formula. ऊपर वाला फॉर्मूला से हम लोग क्या कैलकुलेट नहीं कर पा रहे? जीपी डैश यूज द जीपी रेशियो ऑफ. तो पहला प्रायोरिटी फॉर्मूला ही देगा, लेकिन नहीं निकाल पा रहा है तो हम लोग क्या यूज करेगा? फॉर्मूला which will be net profit plus standing charges which is चलो insured. हम लोग एज्यूम करें सारा ही चार्जेस इंश्योर्ड ही है. other income interest divided by. अब बोलो ये क्लियर है या नहीं? ये वाला हम लोगों ने पता है इलस्ट्रेशन किस में यूज किया? 38 एंड इलस्ट्रेशन 40. और एक सम पहले भी था ऐसा शायद, जितना मेरे को याद आ रहा है, जो मैंने क्लास में करवाया था, क्योंकि 38 40 होमवर्क था आपका. ठीक है, नंबर याद नहीं आ रहा है हमको यार. चेक करो को 29 31 32 ऐसा भी नंबर है शायद. कहाँ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोला था मैंने, एक्सपेंस नहीं बोला था. नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज जो भी इनकम मैं धंधा के कारण नहीं कमाता हूँ. इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव. तो मेरा काम है पढ़ाने का, तो फीस मेरे लिए ऑपरेटिंग इनकम. इसके सिवा जो भी पैसा मेरे पास कोई और दूसरा सोर्स से आ रहा है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा. हाँ, तो 38 40 एंड 31 गाइस, ये तीनों में मैंने पता है क्या यूज किया था? जीपी रेशियो ऑफ द लास्ट ईयर. और इसको भी मैंने सेल्स ऑफ करंट ईयर से मल्टीप्लाई कर लिया टू कैलकुलेट द जीपी ऑफ करंट ईयर. नहीं समझेगा अभी भी? एंड द लास्ट स्टेप, जीपी ऑफ करंट ईयर प्लस व्हाट गाइस? This will be equal to पॉलिसी अमाउंट. इस टाइप का सम है अपना 31 37 38 39 40. खत्म. क्लियर कट मैपिंग. हम लोग को एग्जैक्टली ये करना है. अब प्लीज अब कोई मत बोलना कि मैं लर्न करवा रही है, तो हम आपको समरी के लिए लिखवाया है, क्योंकि आपको रिवीजन में आप इतना लॉजिक नहीं सोच पाएगा. पर कल मैंने आधा घंटा इन्वेस्ट किया, आज का मैंने 40 मिनट्स ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए, 45 मिनट्स खाली ये वापस समझाने के लिए. क्या ये क्लियर है आप लोग? I want you guys to write down this. हम अपना तस्वीर हटा रहे हैं और थोड़ा ज्यादा जूम इन कर रहे हैं. दिख रहा है आप लोग को?
डन गया आप लोग का? आपके हेवी कंसेप्ट में थोड़ा और 30 नंबर मत करना क्या होगा तो आपके अंदर रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा इसमें है तो हो गया क्या आप लोग का? चलिए नेक्स्ट सब में चल रहा हूँ। ये कंसेप्ट पूरा क्लियर है मेरे हिसाब से क्या? 36 में आ रहा है। हाँ 36 नंबर शुरू करेंगे। रेडी आप लोग तो बोलिएगा प्लीज। आई थिंक हमने 36 और एक सम और बचा है और एक नंबर 5 बचा हुआ शायद या इंस्टॉल कवर। ठीक है आइए 36। From the following particulars you are required to calculate the amount of claim for किसके लिए निकालना है? Buildwell Limited whose business was partly destroyed by sum insured from 31st December 2013 कितना रुपया का? 4 लाख।
पीरियड ऑफ इंडेमनिटी कितना महीना है? 12 महीना। ये इंश्योरेंस का है। डेट ऑफ डैमेज आग कब लगा है? 1 जनवरी 2014। भाई इंश्योरेंस लेते ही सीधा गजब आदमी है। डेट ऑन विच द डिस्ट्रप्शन ऑफ बिजनेस सीज्ड 31 अक्टूबर। तो मतलब अपना इफेक्टेड पीरियड कब से कब तक का है? 1114 से लेके 31/10/14। ज्यादा इंग्लिश हो गया था, समझ गया। डेट ऑन विच डिस्ट्रप्शन ऑफ बिजनेस सीज्ड, मतलब कब बिजनेस इफेक्ट होना बंद हो गया था। सीज मतलब रुक जाना। ओके ठीक है क्या? 10 महीना चला है। आगे बढ़ते हैं। The subject matter of the policy was gross profit, but only net profit and insured standing charges are included. That's obviously net profit and ISC का ही होता है, ये सबको पता है। इतना इंग्लिश के भावनाओं में मत बहना अकाउंटिंग पेपर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। इन लोग कोई बुक से छाप दिया है, इन लोग कोई फॉरेन एग्जाम टाइप्स का। The gross profit for the financial year 2013 was कितना रुपया? अब इन्होंने हम लोग को जीपी दिया है कब का? अब वियर्ड है ये, तो पिछले साल का जीपी नहीं चाहिए मेरे को, पिछले साल का नेट प्रॉफिट चाहिए होता है जीपी रेशियो निकालने के लिए। पर ठीक है दिया है तब दिए। द एक्चुअल टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2013 वाज कितना रुपया? 12 लाख, व्हिच वाज आल्सो द टर्नओवर इन दिस केस। तो लास्ट ईयर टर्नओवर कितना है? 12 लाख। अब आप एक बात बताओ, ये फाइनेंशियल ईयर 2013 का टर्नओवर है, हाँ या ना? मतलब इट इज द टर्नओवर फ्रॉम 1113 to 31/12/13। और हमारे बस्ती में आग कब लगा है? 1114। तो इसका 12 महीना पहले वाला टर्नओवर को हम लोग बोलते हैं एनुअल टर्नओवर, और इसका 12 महीना का टर्नओवर 1113 to 31/12/13 ही होगा। ओके कंफ्यूज? उसके लिए इन लोग ने बोला है द एक्चुअल टर्नओवर द फाइनेंशियल वाज 12 लाख which was also the turnover in this case। नहीं समझा। तो जो टर्नओवर लास्ट ईयर का था वही टर्नओवर 80 भी वही 80 वही होगा एक्चुअली एनुअल टर्नओवर, क्योंकि राइट द 12 months is the last year। Looks good? The turnover of the period 1st Jan to 31st October in the year preceding the loss was कितना रुपया? So this is what sales, standard sales। अब नहीं समझा होगा। अब ये एक पैराग्राफ दिया है, देखना इन लोग इतना इंग्लिश बोले ना दिक्कत हो जाता है। During the dislocation of the period, it was learned that in November-December 2013, there have been an upward trend in the business done। बोलता है हम लोगों को पता चला है कि लास्ट ईयर का लास्ट 2 महीना में नवंबर और दिसंबर में धंधा ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, compared with the figure of previous year, and it was stated that had the loss not occurred, the trading results for 2014 would have been better than those of the previous year। ये पूरा ज्ञान ये पेल रहे हैं कि 2013 के ऊपर में 2014 का बढ़ेगा, क्योंकि द ट्रेंड इज व्हाट ट्रेंड। इतना इंग्लिश नहीं बोलता, सीधा बोलता देयर विल बी अपर ट्रेंड, हम समझ जाते हैं, पर ज्ञान पेलना है, शो ऑफ करना हमें इंग्लिश आता है। ठीक है। द इंश्योरेंस कंपनी ऑफिशियल अपॉइंटेड टू असेस द लॉस एक्सेप्टेड दिस व्यू। तो जो इंश्योरेंस ऑफिशियल आया था लॉस को इंस्पेक्ट करने के लिए, वो मान गया, मतलब हमारा चंपा बेबी मान गया है कि हमारा जिंदगी में देयर इज एन अपवर्ड ट्रेंड, and adjustments were made to the pre-damage figures to bring them up to the estimated amount which would have resulted in 2014। मतलब हम लोगों ने 2013 के फिगर को एडजस्ट करके 2014 जैसा बना लिया है। अब भगवान टाइप हो, मतलब हमें ट्रेंड नहीं निकालना है, इन्होंने ट्रेंड एडजस्ट कर करके दिया है। इस पूरा पैराग्राफ में पता है गाना क्या गा रहा है? 2013 का फिगर को 2014 बना के दे दिया। चंपा बेबी यही बोलना चाहती थी कि ट्रेंड एडजस्टेड फिगर्स गिवन। क्यों इतना इंग्लिश? ऐसे इनका इंग्लिश कमजोर है और फिर ये और दे रहे हैं इन लोग। चलिए आगे देखते हैं। प्री डैमेज्ड फिगर्स, प्री डैमेज्ड फिगर्स का मतलब होता है लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर जान में कितना सेल करता है इन लोग? एडजस्टमेंट टू बी एडेड 10,000,
तो इन लोग अभी कितना सेल करते हैं? 1 लाख। तो एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर देखो लिख के दे रहा है भाई। फिर फेब टू अक्टूबर में कितना का सेल करता? 9,10,000। एडजस्टमेंट कितना? 50। एडजस्टेड टर्नओवर तो 9,60,000। अब देखो ना एक बार, 9,10,000 प्लस 90 मिला के कितना हुआ? 10 लाख। दिस इज बेसिकली द सेल फ्रॉम जैन टू अक्टूबर। देखो ऊपर में भी लिख के दिया हुआ था। तो स्टैंडर्ड सेल में हम लोग क्या प्लस करते हैं? ट्रेंड। उन्होंने ट्रेंड ऐड करके मेरे को बता दिया है, इट विल बी 10,60,000। अब बताओ आप एग्री करते हो? नहीं समझा? फिर बोल रहे हैं प्री डैमेज फिगर्स 12 लाख, जीपी 360। इन्होंने जीपी में भी कुछ एडजस्टमेंट किया है और बोला है एडजस्टेड टर्नओवर ऑफ द लास्ट ईयर कितना? 12,17,000। दिस इज लाइक बेसिकली द AAT। कंफ्यूज लग रहे हो मेरे को? ठीक है। एंड दिस इज द जीपी एडजस्टेड। जीपी एडजस्टेड, जीपी भी तो बढ़ेगा। नहीं समझा भी? फिर नीचे इन लोगों ने क्या निकाल के दिया है? और प्रॉब्लम पता है कि हम लोग ये जीपी का रेट यूज नहीं करते क्योंकि तो जीपी बाय सेल्स है ना। हम लोग को तो जीपी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है ना, पार्बो ना। यहाँ तक समझ आया? अभी तक पता है हमको सम क्या पढ़ के समझ आया कि आग कब से कब तक लगा वो पता है। उस टाइम का सेल्स स्टैंडर्ड टर्नओवर, तो वो स्टैंडर्ड टर्नओवर को एडजस्ट करना पड़ता है अपने को। वो एडजस्टेड फिगर ये दोनों होगा बेसिकली। लास्ट ईयर का अगर कोई हमसे टर्नओवर पूछेगा तो पता है कितना रुपए? ट्रेंड एडजस्ट करके कितना है? 12,17,000। फिर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग अमाउंटेड टू कितना रुपया? 1,80,000। दिस इज मेरा सम अंडर कंट्रोल है यहाँ तक। फिर देयर वाज अ क्लॉज इन पॉलिसी रिलेटिंग टू सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ये लास्ट स्टेप नंबर 5 में आएगा, सेविंग इन ISC स्टैंडिंग चार्जेस नॉट कवर्ड बाय द इंश्योरेंस अमाउंटेड टू कितना रुपया? अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। वो क्यों लग रहा है आप लोग क्लियर नहीं है? The annual turnover for Jan was कितना रुपया? Nil. And for the period Feb to 2014 was कितना रुपया? This is what sales. Standard पता है, actual पता है, AAT पता है, trend adjusted है, तो मोटा मोटी सम समझ आ गया होगा। सेविंग इन ISC पता है, एडिशनल एक्सपेंस पता है, ये सम है बेसिकली। इस सम को ना लोग को खराब पता है क्या लगता है, इतना डेटा देख के। और क्वेश्चन का साइज देखो ना। फिर वो सोनी लिमिटेड देखो, सम है चिंदी सम, सोल्यूशन है टॉम्बो। तो ये सम है बड़ा, सोल्यूशन होगा छोटा। बहुत बार एग्जाम में क्या होगा, और ये सीए का ट्रेंड है, क्वेश्चन का साइज है तो एक 1.5 पेज का, फॉन्ट थोड़ा बड़ा, पेपर का साइज छोटा। अब बच्चा 1.5 पेज का सम देके करता ही नहीं, दया भगवान क्या होगा। अब सोचो ये सम एग्जाम में आ गया, तो भाई आप एक बात समझो, अगर कोई एक नया सम एग्जाम में आएगा ना, आपको उसमें टाइम लगाना पड़ेगा। और वो टाइम पता आप तब बचाएगा जब आपको बाकी पूरा पेपर आता है। मेरा ये लॉजिक है। ये मान लो इस सम एग्जाम में अगर हम नहीं पढ़ाया, सी ऐसा होगा, ये होगा, और हम ये थॉट अभी से बिल्ड कर रहे हैं, देखो नहीं हुआ तो हम भगवान, पर हुआ तो जो आपको बोलना है बोलो, पर ये फिर सबके साथ होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम जो बोलेगा वही आएगा। देयर कैन बी अ न्यू क्वेश्चन, यस, पर वो न्यू क्वेश्चन में आप कुछ तो स्टेप्स करेगा ना भाई, इतना पढ़ा है तो विल गेट योर स्टेप मार्किंग, पर वो सेकेंडरी चीज है। उसको करने के लिए टाइम चाहिए, वो टाइम तब मिलेगा जब जो आता है वो आपको बैंग ऑन परफेक्ट आता है। क्योंकि पूरा पेपर अगर जो 60-70 का पूरा देखा हुआ है, तो 60-70 आपका 1.5 घंटा में हो जाना चाहिए, ताकि जो नया चीज है वहां आप टाइम लगा सकें। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ता मान लो नया, अब कुछ तो शुरू करता, कुछ तो बुद्धि लगाता, हो सकता है कुछ गलत भी हो, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, कुछ तो करके आता ना, कुछ तो स्टेप मार्किंग मिलता है इतना बड़ा समझ। पर ये इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको जिंदगी में क्या चाहिए? टाइम। और टाइम तब होगा जब जो चीज आता है वो आपको पूरा बैंग ऑन परफेक्ट होता है, पूरा थॉरो। और वो तब आएगा जब आप मेरा होमवर्क करेगा प्रैक्टिस वाला, कि आपने एक बार खुद से पूरा प्रैक्टिस किया है। इज दिस क्लियर? चलिए फिर इस सम को एक बार करेगा,
हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, आपको होमवर्क नहीं दे रहे, जात नहीं है आपका। चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। क्या नहीं, हम करवाएगा कहाँ? 30 कौन सा नंबर है गाइस? हमको खुद से करने के लिए 5 देगा, नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक वाला समझा के, ठीक है। और 5 मिनट ही समझाएगा, बाद में खुद से करेगा आप लोग, ठीक। आइए 36 कैन वी स्टार्ट गाइस? सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेट ऑफ फायर। अब बता दीजिए व्हाट विल बी योर डेट ऑफ फायर? 1114 affected period। बताइए affected period गाइस। हाँ ना, रिप्लाई बनाते रहो। लुक्स गुड। अब सुनना, जो चीजें चाहिए पहले वो लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड सेल्स कब से कब तक चाहिए ये बता दीजिए आप मेरे को। 13 to 31 10। डू यू एग्री विद? अब देखो सेल्स फॉर, नहीं हम लोग डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, हम तो सब समझाएगा ना। सेल्स फॉर 1/1/2013 to 31/1/30। ये किसका सेल बात कर रहे हैं? बेसिकली जैन का, सेल्स फॉर जैन। अब आप बता दो लास्ट ईयर का जैन का सेल्स कितना है? 90,000 लिख रहे हैं हम लोग, प्लस एडजस्टमेंट कितना रुपया का? 10,000। तो देयरफॉर एडजस्टेड सेल्स फॉर जन कितना? 1 लाख। खाली जैन का हुआ है। जैसा डेटा दिया हम वैसा ही डेटा बना रहा है। अब इसमें प्लस कर देते हैं। अब ये सीधा लिख दे गया प्लस द एडजस्टेड सेल्स फॉर फेब टू अक्टूबर। अरे मेरा स्टैंडर्ड सेल्स इज जैन टू अक्टूबर गाइस, कंफ्यूज मत होना एग्जाम में। बताओ कितना? 960। सीधा एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स दिख रहा है, मतलब हमको ट्रेंड करने का जरूरत गाइस। हर सब में हम लोग का बताओ ना पहला स्टेप क्या होता था, आप लोग अब इतना पढ़ लिया है। कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मूला बोलो। सेल्स प्लस ट्रेंड माइनस द एक्चुअल सेल। स्टैंडर्ड सेल प्लस माइनस ट्रेंड हो गया, और कितना आ गया उसके बाद? 10,60,000। अब इसमें से डायरेक्टली क्या माइनस कर सकते हैं? तो पॉइंट नंबर बी में हम लोग क्या कैलकुलेट करेगा? एक्चुअल सेल्स। This actual sales will be from 1114 to 311014। एग्री कर लो पहले। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेल्स फॉर 1114 to 311014। ये तो एक्चुअली है, इसमें कोई झमेला नहीं है। कितना रुपया? 8 लाख। 100% गाइस। सी, सी में हम लोग क्या निकालते थे याद करिए? हम लोग कुछ और निकालता था क्या? निकालता? 8 ही निकालता था क्या?
तो तीसरा टाइप का जो हम लोग को चाहिएगा इज एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, वो होगा 1113 से 311230। शो करना होगा इसमें। नहीं डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली दिया हुआ है एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर 12,70,000। हम लिख रहे हैं पहले डेटा ताकि हमको पता रहे हमको करना क्या, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। तो आप भी क्या होगा ना, जब घर पे रिवाइज कर रहा होगा, जब हम ऐसे लिखा हुआ है तो आपको क्वेश्चन से मिल गया ये है, तो हो सकता है आगे का क्वेश्चन में रिवाइज करे नहीं, क्योंकि बाकी तो स्टेप लगाना है। तो जो डिफिकल्ट पार्ट है वो हम पहले ही लिखवाया हर बड़ा सम के अंदर, ताकि आपका रिविजन पर्पस इजी बन जाए। क्या यहाँ तक का सम क्लियर है क्या? अब इस सम में एक लोचा हो रहा है और ये बिगेस्ट लोचा है इस सम का, टू बी ऑनेस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, समझा? अब दिक्कत क्या क्या, मेरा बात सुनिएगा, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या दिक्कत है मैं आपको समझा देता हूँ। पहला दिक्कत ये है कि सब में नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है लास्ट ईयर का। पहले सुन लो मेरा बात, तुम पूरा पढ़ा पाएगा। क्या नहीं दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, आईएससी नहीं दिया। अगर आप लोग बोलेगा तो हम पढ़ा पाएगा। क्या क्या नहीं दिया हुआ है सब में? नेट प्रॉफिट प्लस आईएससी, मतलब वो अनइंश्योर्ड वाला माइनस कर देगा जीपी से, तो नेट प्रॉफिट प्लस आईएससी नहीं आएगा। तुम थोड़ा सा सही बोला पर थोड़ा सा कुछ गलत बोला, हम समझा देते क्या बोला, रुकिए हमको बोलने दीजिए। वो बुद्धि लगाया, ठीक है। हमको जीपी रेशियो निकालना है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ जीपी रेशियो? नेट प्रॉफिट प्लस आईएससी। नेट प्रॉफिट प्लस आईएससी बाय सेल्स इनटू 100। इस साल का जीपी भी बढ़ेगा, ट्रेंड एडजस्ट होगा, जीपी सेल्स बढ़ रहा है, जीपी भी बढ़ेगा। और इन लोगों ने ना क्या बोला है, एडजस्टेड फॉर 2014 कितना परसेंट? 32%। पर इस 32% में एक दिक्कत है, 30% तो जीपी बाय सेल्स करके निकाला है। हाँ या ना? अब समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? लिखना मत। अगर हम इनका जीपी 32% लेगा तो बताओ क्या दिक्कत है सम के अंदर, कोई हमको अगर बता सकता है? इसमें ऑल फिक्स्ड एक्सपेंसेस मिला हुआ है। ऑल फिक्स्ड एक्सपेंसेस मिला हुआ है, बट वी हैव नॉट इंश्योर्ड ऑल फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो हम लोग क्या 32% ले सकते हैं क्या? नहीं, 30 तो मतलब ही नहीं बनता। अब दूसरा दिक्कत देखो, अगर मेरा फॉर्मूला अभी तक पता है क्या चल रहा था जीपी रेशियो का, तो ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला लिखते हैं पहले तो, नेट प्रॉफिट प्लस आईएससी है ना। हम लोग बोलते था सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर, नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, आईएससी। ये करने के बाद हम लोग जीपी का ट्रेंड एडजस्ट करता था। तो इन्होंने ट्रेंड अलग से लिख के तो नहीं दिया ना, तो जीपी को सीधा 2% से बढ़ा दिया। आप 2% से बढ़ा दो, ऐसा नहीं हो सकता है भाई, ये कोई गेम चल रहा है क्या? लास्ट ईयर इन्होंने 30 से 32 किया, तो हम भी जो आएगा उसको 2% से बढ़ा देगा। अरे भाई कैसा बात कर रहे हो तुम? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो इसके लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा, बात का बात है। पहले मेरा बात आप ध्यान से सुनना। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस माइनस यूआईएससी इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। और एक्चुअली फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है, प्लस अदर इनकम। पर अदर इनकम है नहीं तो हम लिखा नहीं। उसके लिए 30 से 40 में क्या हो रहा था आप समझ गया होगा। नेट प्रॉफिट में प्लस हो रहा था आईएससी, तो उससे जीपी आता था अल्टीमेटली, पर वहां पे तो सारा ही खर्चा इंश्योर था। तो प्लस आईएससी प्लस यूआईएससी कुछ भी बोले क्या फर्क पड़ रहा है? अब देखो इसी फॉर्मूला को हम क्या बना रहे हैं, जीपी माइनस यूआईएससी इज इक्वल टू एनपी प्लस आईएससी, और ऊपर में हमको यही चाहिए। परफेक्ट। तो आई थिंक जीपी प्लस यूआईएससी तब ठीक है, यही एग्जैक्टली। क्या तक हम उसमें प्लस उसके मतलब अब सही सोचा, पर आप ये क्या यहाँ तक क्लियर है? तो जीपी से सारा खर्चा माइनस के नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम नेट प्रॉफिट से सारा खर्चा को क्या कर रहा है प्लस। यही तो हम करते हैं ना फॉर्मूला वाइज। तो कहते मैं ऊपर में लोग जीपी देता वही ले लो। तो भाई ऊपर वाला जीपी में तो सारा खर्चा इंश्योर्ड है, पर अपने को खाली कितना खर्चा लेना है जो इंश्योर्ड है। तो बेसिकली
हम ये बोल सकते हैं मेरा जीपी कितना लेंगे हम लोग, ये बताइए प्लीज जल्दी से। 4,06,400 एडजस्टेड, ताकि सीधा एडजस्टेड जीपी आए। आप अगर 3,60,000 लेगा तो आपका एडजस्टेड कैसे आएगा भाई? वी वांट टू कैलकुलेट एडजस्टेड जीपी मेरा भाई। इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे यूआईएससी कितना है, डिवाइडेड बाय सेल्स कितना लेंगे, सेल्स अगर कोई बता सकता है तो। एग्जैक्टली, एवरीथिंग विल बी एडजस्टेड फिगर। पर हम लोग जब इसके पहले सम करते हैं हम लोग सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर लेता था, क्योंकि जीपी और नेट प्रॉफिट तो प्रीवियस ईयर का था बिना एडजस्टमेंट के। जब ऊपर में एडजस्टेड लेगा तो नीचे भी क्या लेगा, एडजस्टेड। और बोले हम क्यों एडजस्टेड लेते, ताकि हमको एडजस्टेड जीपी ही मिले। नहीं समझ रहा है 100%। कोई और सम में क्यों नहीं करता था भाई, क्योंकि और कोई सम में वो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट थोड़ी देता था हमको यार, पिछले डेटा देता था, फिर वो ट्रेंड बताता था, वो ट्रेंड प्लस कर लेता था यार। अब समझ गया है? इससे हम लोग को आप बता दीजिएगा जीपी आएगा कितना, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ या ना? मतलब मेरा जीपी इज बेसिकली 386,400, देख लीजिए आप लोग। हाँ ना, 386,400 ही तो है मेरा जीपी। आप लोग को डाउट हुआ है तो हम लोग जाते हैं पूरा बैच। हम लोग ने ऊपर में एडजस्टेड जीपी लिया, नीचे भी हमने एडजस्टेड सेल्स ही लिया है, तो ये जो आंसर आया है दिस इज ऑलरेडी व्हाट मेरा भाई एडजस्टेड। अब आप एक डिफरेंस फील करो, इन लोग का जो एडजस्टेड जीपी आ रहा था देखो 32% आ रहा था और अपना 30.425% आ रहा है। दैट्स ऑब्वियस, क्योंकि इन्होंने 20,000 खर्चा लिया था, हम लोग 20,000 नहीं लिए, वही गैप है और कोई तरीका नहीं है भाई। तो मतलब ये इतना सम कर चुका है ना भाई, अब तक तो कंसेप्ट खुल जाना चाहिए कि हम नेट प्रॉफिट प्लस आईएससी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जीपी में सारा खर्चा होता है। इंश्योरेंस कंपनी का तुम्हारा चाचा मामा नहीं लग रहा है, जब तुम सारा खर्चा का इंश्योरेंस ही नहीं करवाया है, तुम नेट प्रॉफिट में सारा खर्चा क्यों प्लस कर रहे हैं? उसके लिए भी डायरेक्टली डोंट टेक द फॉर्मूला ऑफ जीपी बाय सेल्स, वी टेक नेट प्रॉफिट प्लस वो सारा खर्चा जो इंश्योर्ड है, जो आपने ऊपर माइनस किया है, माइनस जो इनकम आपने प्लस कर दिया था। क्लियर है? उसके लिए 37, 38, 39, 40 में वी राइट द फॉर्मूला नेट प्रॉफिट प्लस आईएससी माइनस योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बाकी कोई सब में इनकम था ही नहीं एक्सेप्ट 37 एंड 39, देख लीजिए। आई थिंक बाय द टाइम वी रीच टू दिस में आप पूरा कंसेप्चुअली समझ जाते कि ओके व्हाट इज हैपनिंग इन लॉस ऑफ प्रॉफिट। पर आपको वो लास्ट क्लास तक पेशेंस रखना ही पड़ेगा इतना बड़ा के अंदर। आप ये सोचेगा 4 क्लास कर ले समझ आ जाएगा सब कुछ, ये नहीं है। सेम हायर परचेज टिल द टाइम यू haven't watched till the 9th recording, you can never be perfect with the chapter. That's legit true, and that's legit true for anything. Tip for an intern: if you're doing a chapter, go it till the end or don't do a chapter at all. क्योंकि अभी चैप्टर आधा अधूरा कर लिया मान लो, अब ये सब नहीं कर, ये सब एग्जाम में आएगा, आपका वो आधा अधूरा भी गया और आपका आधा मेहनत भी गया, क्योंकि आपसे डायरेक्ट नहीं होगा एग्जाम में जाके। सोच के देख लो हम क्या बोल रहे हैं। पर क्या आप ये सारा फॉर्मूलास क्लियर है क्या? मतलब अगर किसी सब में इन लोगों ने नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर नहीं दिया, जीपी ऑफ लास्ट ईयर यूआईएससी दिया, इट इज एज गुड एज नेट प्रॉफिट प्लस आईएससी। ये इसका फॉर्मूला, ये लिखवाएगा भी हम क्या, यहाँ तक क्लियर है? अब समझ आएगा। अब सब में क्या कुछ नहीं है, नहीं समझा 100%। I want you guys to copy this and then apply the steps on your own. हम करेंगे आगे का स्टेप्स भी आप ये सब लिख लिया गया। हम जीपी का लॉजिक भी दिया गाइस। जीपी इज नेट प्रॉफिट प्लस व्हाट गाइस, आईएससी बाय सेल्स इनटू 100। तो मैंने देखो नीचे फॉर्म इसका ये दे दिया, लॉजिक दे दिया आप लोग को। एक सेल्फ नोट लिखवा देगा कि हमने 32% डायरेक्टली क्यों नहीं लिया, क्योंकि 32% के अंदर सारा फिक्स चार्जेस इंक्लूडेड है, जबकि हम सारा फिक्स चार्जेस को इंश्योर ही नहीं करवा रहे। उसके लिए हम लोगों को जीपी अलग से निकालना पड़ा। अब मैंने जो जीपी लिया है वो ऑलरेडी ट्रेंड एडजस्टेड लिया है, क्योंकि हमको जीपी का ट्रेंड नहीं पता, तो सीधा सीधा ट्रेंड एडजस्टेड डेटा ही ले लो ना, क्योंकि वो तो पता ही है सम में। इसके पहले जितना भी सम करता था उसमें हम लोग को ट्रेंड एडजस्टेड डेटा नहीं पता होता था, तो हम लोग लास्ट ईयर का जीपी निकालता था, फिर ट्रेंड को प्लस करता था।
एक काम करता है, आज एक सम भी देता है क्या, एक सम एक्स्ट्रा देता है क्या, हम एक्स्ट्रा कुछ चैलेंज टाइप एक सम। अब ये होमवर्क को बाहर परचेस तभी करना जब आपका रीपरचेज हो गया, रिपोजिशन पूरा हो गया है। मैंने ग्रुप पे डाल के छोड़ दिया होमवर्क ऑफ हायर परचेस 8 मार्क्स का समय डाल के छोड़ दिया मैंने। आपका जब हो जाए, बाकी सब मेरा मॉड्यूल में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, खाली लास्ट अटेम्प्ट का हायर परचेस है, ये इंक्लूडेड नहीं है उसके अंदर। और इंश्योरेंस क्लेम में तो लास्ट अटेम्प्ट वाला भी इंक्लूड करवा दिया मैंने ऑलरेडी। शॉर्ट सेल्स आ गया क्या? हाँ कितना आया? 260 2,60,000। लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालो 79,105 क्या? फिर स्टेप 4 लगाना, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस वाला, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। स्टेप 4 होने का बताना क्या आएगा। 171 142 171 142 आना चाहिए, वही जो भी अप्रोक्सीमेटली। इस बार सेविंग इन आईएससी भी है, भूल मत जाना उस बेचारे आदमी को। हो गए, क्योंकि जीपी इंटू एटी इज 3,86,400, पर आपका पॉलिसी लिया हुआ है 4 लाख का। जब आपका पॉलिसी ज्यादा का लिया हुआ है तो आपका इंश्योरेंस एवरेज क्लॉज लगाने का जरूरत ही नहीं। एवरेज क्लॉज तो तब लगता है ना जब इंश्योरेंस कम का लिया हुआ है। 222 247 अगर इस सब में को ध्यान से देखें, द ट्रिक वाज ओनली टू कैलकुलेट द जीपी रेशियो, बाकी सब में कोई ट्रिक नहीं था। उसके लिए मतलब जब ये सम एग्जाम में करता तो बाकी डेटा प्रोसेस कर लेता, हो सकता है जीपी रेशियो में कुछ गड़बड़ करता। 222 247 246 है। वो 80 वाला कितना है? 171 142 मैंने तुम धीरे लिखता है, इंक्रीज योर स्पीड, पेपर कंप्लीट नहीं होगा। ओए ओए भाई लास्ट क्लास आज
ये तुम डिप्रेशन में डाल देगा अभी हमको। बोला था तो कहते नहीं। एडिशनल एक्सपेंस प्लस में करेगा क्या? भाई हम 9 क्लास देखने का रुक रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 18 आवर्स का टीचिंग हो गया इंश्योरेंस क्लेम का। बाकी टीचर के कंपैरिजन 3 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाया है चैप्टर, 15 घंटा का चैप्टर को। लेक्चर और है 5 भी तो खाली 45 मिनट से रिवीजन होने की, इसमें तो कुछ नया नहीं है ना, तो वो नहीं भी देखेगा तो हार्डली मैटर्स वाला थिंग। दे दी ऑलरेडी, आप रिपोजिशन वाला करने के बाद सम करना। ये लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है बेसिकली, तो रिपोजिशन कर लो उसके बाद ये होगा आपसे। तो वो ये वाला मेरा सब मॉड्यूल में नहीं डाला हुआ एक्चुअली, तो आप ये कर लेंगे एक्स्ट्रा लास्ट अटेम्प्ट का, बाकी सारा डाला हुआ। बाकी अगर कुछ 1-2 क्वेश्चन में प्रीवियस अटेम्प्ट में डाला तो वो हम टेस्ट में डाल के बराबर कर लेंगे। जो हम टेस्ट पेपर्स देगा ना वो आप लोग रखना, तो क्या होगा ना, इफ यू वांट टू रिवाइज सम टाइम यू कैन यूज माय टेस्ट पेपर्स टू आल्सो रिवाइज। हायर परचेज का उसमें सम्स होगा, क्योंकि हम 3 चैप्टर का ले रहे हैं तो उसमें काफी सम्स होगा, बेस्ट सम्स हो गए 2-2 3-3। हो गया क्या आप लोग का? हम खाली बोर्ड पे लिख देते एक बार कन्वीनियंस के लिए। शॉर्ट सेल्स कितना आएगा ये तो आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी, आप बता दीजिए एक बार खाली फटाफट से। हम खाली आंसर लिख रहे हैं। शॉर्ट सेल्स 2 लाख। जीपी रेशियो का मेहनत हमने ऑलरेडी ऊपर कर लिया है 30.425%। पॉइंट नंबर सी से अपना आ रहा है लॉस ऑफ प्रॉफिट। 79,105। स्टेप नंबर डी में हम लोग लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग लेंगे, तो व्हाट इज माय एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस, फिर रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड विल बी द एक्चुअल ओनली, क्योंकि कुछ अलग से बोला हुआ नहीं, तो विल बी 8 लाख into 30.5%। याद है ना ये आप लोग को? कितना? 243,400। लास्ट इसका लोअर ऑफ द फॉलोइंग का तीसरा लेना है ना, 71,142। तो एटी कितना है अपना? 1,80,000 into 12,70,000 into 30.425% divided by 12,70,000 into 30.425% plus 20,000। हाँ कितना? 1,00,000। डन। तो ये हम लोग का स्टेप नंबर 4 है, जिसमें सिलेक्ट कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, अब व्हाट इज माय लॉस ऑफ प्रॉफिट गाइस? 70। इसमें प्लस हो जाएगा 222। दिस इज माय टोटल लॉस। क्या तो क्लियर? अब आप नोट लिखेगा, ये आपको एग्जाम में लिखना है। Since the insurance amount rupees 4 lakh is higher than 3,86,400, which is basically 80 into what ratio? GP ratio.
हम लोग यही तो करता था ना, डिवाइडेड बाय व्हाट 80 इनटू व्हाट जी, फिर भूल गए आप लोग यार, हम लोग 80 इनटू जीपी रेशियो तो लेता था। 243 एकदम राइट। तुम स्टेप यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे तुम 80 इनटू जीपी रेशियो, तो 3,86,400 और आपका पॉलिसी अमाउंट इससे हायर है। एवरेज क्लॉज विल नॉट बी एप्लीकेबल। क्या चीज एप्लीकेबल नहीं होगा भाई लोग? एवरेज क्लॉज। Since the insurance amount rupees whole lakh is higher than 3,86,400, average clause will not be applicable. केम छो? मजामा? Dash. Claim will be restricted to कोई बोलेगा नहीं नहीं हम एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला लगाएगा, लगा लो ना, फिर तो इससे ज्यादा आ जाएगा, तो फिर बोल देना नहीं 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 क्लेम रेस्ट्रिक्ट होगा, और तो क्या बोले अब हम, क्लेम विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 222,247। लॉस से ज्यादा तो क्लेम का अमाउंट नहीं सकते, इतना तो याद ही होगा। डन। नंबर 5 आपका होमवर्क में जा रहा है। नंबर 5 होमवर्क में गया, एक समय आई थिंक अपना बच गया, कौन सा सम बच गया? एक बचा है बीच में, 30 या कुछ एक बचा है, घटिया सा समय। 30 देखो तो 30 बचा है ना, तो 30 अपन इन्वेस्टमेंट के साथ कर लेगा कोई भी दिन एक दिन, तो आप 2 पेज छोड़ देना ना इसके अंदर, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम ऑफिशियली डन है, तो अब जो इन्वेस्टमेंट पढ़ रहा है उसके साथ एक सम इंश्योरेंस क्लेम का कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। 5 होमवर्क है, कल ये डिस्कस कर देगा, फिर एक दिन बाद इंश्योरेंस को 30 का भी एक सम करवा देगा। बाकी मेरे हिसाब से कंसेप्ट वाइज ऑल क्लियर है। 30 में कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, 37, 30 एंड 40 वाला ही कंसेप्ट घुसेगा वापस। नहीं नहीं आप खुद से ट्राई मत करिएगा, मैं करवा दूंगा, बेटर होगा मेरे लिए, ठीक है। 30 ट्राई मत करिएगा आप एक बार प्लीज। अब 5 ट्राई कर लीजिएगा। 5 नॉर्मल एबनॉर्मल वाला कंसेप्ट है, उसका जो ओपनिंग स्टॉक में 20,000 रुपया है ना, वो एबनॉर्मल है, हम हिंट दे दिया है। नंबर 5 क्या सम है? एबनॉर्मल। उसमें क्लियर नहीं बोला है वो एबनॉर्मल है, पर उसके अंदर जो ओपनिंग स्टॉक के अंदर 20,000 जो अलग से मिला हुआ है ना, वो एबनॉर्मल है, क्योंकि उसको वो सही दाम पे नहीं बेच पा रहा है, जीपी रेशियो इफेक्ट हो गया है। तो आप जब रिवाइज करेगा ना तब आप 5 कर लेना, कि आपको नॉर्मल एबनॉर्मल याद आ जाए, बाकी मैं आंसर बता देगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली एक और होमवर्क है, आई एम सॉरी, 5 होमवर्क है। अब हम कुछ बोल रहे, ध्यान से सुनना। इंश्योरेंस क्लेम का जो सम इस बार का एग्जाम में आया था, तो ये 44 के बाद भी अलग था। मतलब एक बच्चा पूरा सिंसियरली 44 सम करके गया, जो लोग मेरे से पढ़ रहे हैं, फिर जाके एग्जाम में नया कैटेगरी का एक छोटा सा नया ट्विस्ट आ गया एग्जाम। तो इतना मेहनत के बाद भी नया आ सकता है। हाँ, बहुत लोग ऐसा था कि इतना इंश्योरेंस क्लेम का फुल मिलेगा, सही सोच रहा है बेचारा, लेकिन अगर सब में आईसीआई खेल दिया तो लग जाएगा। दैट इज व्हाई इंटर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ फाउंडेशन लेवल। दैट्स व्हाई वी सजेस्ट डू एवरीथिंग। तो इससे क्या होगा कि अगर इंश्योरेंस क्लेम इतना करने का तो नया लग रहा है, छोड़ देना, क्योंकि पेपर में एक या दो ही जगह ट्रिक था। वन ऑफ द ट्रिक वाज इंश्योरेंस क्लेम। आपको रिपीट कर रहा है, आपको हम दिखाएगा सारा पास्ट पेपर, लेकिन ट्रिक उसी जगह था। तो इसका सम मैंने डाला है होमवर्क, तो लॉस ऑफ स्टॉक का सम है 45। ट्राई करिएगा आफ्टर यू हैव रिवाइज्ड लॉस ऑफ स्टॉक, और करिएगा। नहीं होगा तो हम तो ऑब्वियसली बताएगा, पर आप ये सोचिएगा ना कि एग्जाम में तो आप क्या करते हो, जो मना है करना, कुछ करना, बस छोड़ना मत, ठीक है। कुछ तो मिलता ना, वही देखना है आपने। क्लियर? हम वापस बोल रहे हैं 45 नया था, इसमें एक पॉइंट नया आ गया था, लॉस ऑफ स्टॉक। क्या हम करवाया था? नहीं, हम तो ओपन बोल रहे हैं, इसमें कुछ छुपाने का बात ही नहीं, क्योंकि सभी के लिए नया था वो पॉइंट, ऑल इंडिया लेवल पे। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। क्या बोला, कोई डाउट, कोई दिक्कत? लुक्स गुड, लुक्स क्लियर। चलिए मेरे हिसाब से यहाँ पे आज हम लोग रुकते हैं, अपना इंश्योरेंस क्लेम खत्म मान रहे हैं। जो एक दो सम डिस्कस करने का, ये इन्वेस्टमेंट के साथ डिस्कस कर लेंगे। तो कल कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? इन्वेस्टमेंट। और कल मैं आपको हैंडआउट दे दूंगा हायर परचेज और इन्वेस्टमेंट दोनों का, ठीक है। और हायर परचेज का कितना लेक्चर्स हो गया आप लोग का? गणेश 6 में ही है, 7 खत्म, 7 तक हो गया, ठीक है। थोड़ा सा पुश करेगा,
आई वांटेड कि दिस संडे तक अपना एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट 30-40% निकल जाएगा, 2 क्लास है फ्राइडे सैटरडे, 30-35% निकल जाता है इन्वेस्टमेंट इतना सा दिन में, ठीक है। इंश्योरेंस खत्म, ये 2-3 से हम डिस्कस कर लेते, हायर परचेज पूरा खत्म ये मंथ, ताकि नेक्स्ट मंडे से अपने को दिख रहा है कि अपन इन्वेस्टमेंट और नेक्स्ट वीक इन्वेस्टमेंट इन डिपार्टमेंट का टारगेट रख रहे हैं। क्या ये क्लियर? नेक्स्ट वीक हम एक नया एएस करवाएगा, ठीक है। रीजन बता देते हैं, इन्वेस्टमेंट एक एएस से रिलेटेड है, एएस 30 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30, पर आप जहां पे बैठे हो आपको तो यही नहीं पता एएस होता क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यू डोंट नो दैट। तो इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तो एएस 13 बोलेंगे, पर एएस क्या होता है वो शुरू कर देंगे, तो एएस का शुरुआत हो जाएगा जिससे एएस 1 वाला पार्ट अपना हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हम क्या बोले, कोई डाउट कोई दिक्कत? तो मेरा टारगेट ये था कि यार बाय होली तक अपना डिपार्टमेंट ब्रांच बड़ा है, डिपार्टमेंट ब्रांच और 2-3 एएस हो जाए इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट, तो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का 4-5 छोटा चैप्टर बचेगा, तो वो 12-13 दिन ऑफ मार्च में हो जाता है। दैट्स योर सिलेबस बेसिकली। उसके बाद आपका एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बचेगा, तो ट्राई अपने को ही करना है होली तक। हायर परचेज हो गया, इंश्योरेंस क्लेम हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ब्रांच हो गया, डिपार्टमेंट हो जाए, 5 ये बड़ा हो जाए और 3 एएस भी हो जाए अपना, उसके बाद अपना छोटा चैप्टर्स बचेगा, ठीक है। उसमें फिर अपना एक ही बड़ा चैप्टर बचेगा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी छोटा है, छोटा इन द सेंस सम्स कम। अब इंश्योरेंस क्लेम बड़ा क्यों है, बिकॉज़ 45 सम्स कर रहे हैं नेचुरली। अब तुम देखो लास्ट 4 क्लास से कांसेप्ट तो पढ़ाया ही नहीं, खाली क्या कर रहे हैं सम्स। लॉस ऑफ स्टॉक में 2 क्लास खाली सम्स ही सम्स था, तो जब सम्स कम है तो ऑटोमेटिकली क्लासेस शॉर्ट हो जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, और तब तक आपका कंपनीज एक्ट भी थोड़ा आगे चला जाएगा लॉ वाइज भी, तो जब हम उसमें लॉ का प्रोविजन बोलेगा तो थोड़ा आपको इजी होगा। तब रिलेट करना, क्योंकि वो रिलेटेड कुछ सेक्शंस है और मैं पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा सेक्शंस, क्योंकि मेरे में एप्लीकेबल है। तो ट्राई करना कि वो सेक्शन आपका लॉ का भी हो जाए, अकाउंट्स का भी हो जाए, बेसिकली दोनों जगह हो जाए वो सेक्शंस कॉमन, चलेगा। ठीक है, तब होमवर्क वेडनेसडे तक कंप्लीट करिएगा, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं वेडनेसडे तक इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट करेगा, हम डिपार्टमेंट में घुस जाएगा। क्या ये क्लियर है क्या? अब देयर विल बी अ वीक जिसमें मेरा क्लासेस का ड्यूरेशन बढ़ेगा। अभी तो आई हैव बीन वेरी चिल एंड आई डोंट थिंक किसी को स्ट्रेस हुआ। हम एडवांस में बोल रहे हैं क्योंकि फिर बाद में आपको ऐसा सरप्राइज नहीं चाहिए कुछ भी, तो हम आपको एडवांस में बोले कि देयर विल बी 6 क्लासेस दैट विल हैव एक्सटेंडेड ड्यूरेशन, जब हम कंपनीज पढ़ाएगा बेसिकली। तो क्या होता है ना, कंपनी में जैसा एक बोनस शेयर बोल के एक चैप्टर है, बोनस शेयर एंड राइट इश्यूज में 9 ही सम है, तो आई डोंट लाइक कीपिंग इन 2 क्लासेस या 3 क्लासेस, 1.5 क्लास, एक लंबा और एक छोटा, डन। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि चैप्टर्स छोटे हैं वो वाले, मैं रश थ्रू नहीं करवाऊंगा, वो होगा लास्ट वीक ऑफ मार्च में। तो सकता है अराउंड 29, 30, 31 ये 3 दिन, या 25, 26 ऐसा करके थोड़ा कुछ एक एक्सटेंडेड ड्यूरेशन होगा। कोई बात नहीं, आप देते रहना एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं, हम शाम को रख लेंगे, ओके, आई विल बी फ्लेक्सिबल फॉर यू, ठीक है। आपको एक्सटेंडेड लेना है, एक सुबह शिफ्ट ले लूंगा, एक शाम को ले लूंगा, पर मैंने बोल दिया 4 दिन वो एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि अपना टारगेट है 15 अप्रैल तक, हम वही माइंड में रख के चल रहे हैं। और एक चैप्टर और रिकॉर्डिंग देगा, जो हम आपको पहले ही बोल देता, विच इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। हमें एडवांस में बोला था ये 2 चैप्टर आपको रिकॉर्डिंग देगा, ठीक है। अब रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर चैप्टर, तो वो आप थोड़ा कंपनीज होने देना, उसके बाद आप देखना। तो होली पे आपके लिए रिकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, होली पे आपके लिए रिकॉर्डिंग नहीं है, आपके लिए होमवर्क होंगे, प्रैक्टिस सारा चैप्टर्स का, 18, 17, 18 मार्च 2 दिन में, ठीक है। तो मान के चल रहा है कि 17 छुट्टी नहीं है, 18, 19 छुट्टी, 18 इज द होली डे, 19 उसके अगले दिन, तो उसके 17 सुबह पहले कोई काम नहीं होता है, तो उस दिन हम छुट्टी नहीं देगा, हम 18, 19 आपको छुट्टी देगा होली का, ठीक है। हाँ 20 संडे तो 20 क्लास होगा, टू कंपेंसेट फॉर इट, हम एकदम पहले ही बोल रहे हैं चीज, तो प्लान कर लिए, कोई दिक्कत कोई डाउट किसी को भी? आई होप एवरीवन इज क्लियर यार, 2 चैप्टर हो चुके हैं अपना, एवरीवन इज सेटल्ड डाउन गुड इनफ। इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम का हैंडआउट मिल गया, कल आपको हायर परचेज इन्वेस्टमेंट एक ही साथ स्टेपल करवा दे देंगे, ताकि फैले नहीं ज्यादा हैंडआउट्स। तो हायर परचेज इन्वेस्टमेंट एक साथ दे रहे हैं, 32 पेजेस का टोटल, ठीक है। हायर परचेज में कितना नंबर ऑफ सम्स है अपना, ज्यादा 19 या 19, 20 है क्या अपना, जो भी है, इन्वेस्टमेंट में सम्स कम है, चलेगा। चलो, थैंक यू सो मच गाइस।